नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया। जी हाँ, अब राज्यसभा में जाएगा। यहाँ भी पास हो गया तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन कानून बनने के बाद भी ये तुरंत लागू नहीं होगा। जी हाँ, पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और तब जाकर ये लागू होगा। जी हाँ, महिला आरक्षण बिल को ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है, लेकिन कुछ है जो इसे चुनावी झुंझुना बता रहे हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है, क्योंकि ये जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। साथ ही उन्होंने एक नई बात भी छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भरोसा दिलाना चाहिए कि परिसीमन की प्रक्रिया से उन राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा जहां जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छे से काम किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला किया। जी हां, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को अगले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में शर्म आ रही है। अभी तक पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि शिवराज सिंह हमारा चेहरा है। जी हां, कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान चेहरा बने। जी हां, वहीं कमलनाथ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए इंतजार नहीं बल्कि तड़प रही है। जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाने आए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज जो प्रश्न है वे शिवराज की नौटंकी और कमलनाथ की गारंटी है। हमारी सरकार ने किस तरह अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया था, इसकी गवाह मध्य प्रदेश की जनता है। लेकिन आज देश में सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश है। यहाँ की जनता या तो भ्रष्टाचार की गवाह है या फिर शिकार है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई गई है। घोटालों का कोई अंत नहीं है, रोज एक घोटाला सामने आता। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अब जनता गुमराह नहीं होगी। कमलनाथ ने बीजेपी के 4 चेहरे बताए हैं। उन्होंने कहा कि बनावटी बीजेपी, दिखावटी बीजेपी, मिलावटी बीजेपी और सजावटी बीजेपी हैं। आपको बता दें कि साल 2006 में बिहार की महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण दिया जा चुका था। जी हां, चुनाव भी संपन्न हो चुके थे। नीतीश कुमार दिल्ली में थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। वहां उन्होंने एक शानदार बात कही थी जो महिला आरक्षण कानून को पास किए जाते वक्त याद करने की जरूरत है। जी हां, उन्होंने पंचायत में 50% महिला आरक्षण पर लग रहे आरोपों को लेकर कहा था, थोड़ा रुकिए, बदलाव आपको दिखेगा। अभी हमारे यहाँ 2 एमपी होते हैं, एक मुखिया पति, दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन समय के साथ महिलाएं जब अपने अधिकार और रुतबे से वाकिफ होंगी तो ये मुखिया पति यानी एमपी साहब किनारे कर दिए जाएंगे। जी हां, नीतीश कुमार का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हां, अभी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसे 3% बढ़ाकर 45% कर दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। जी हां, श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय की एक शाखा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग दलों के नेता भी छत्तीसगढ़ आने लगे हैं अपनी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची है। जी हां, आज भिलाई में उन्होंने महिला समृद्धि सम्मेलन में भाग
आगे लिया है। जी हां, बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ पहुंचने पर सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट पर बहुत स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किए हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कैबिनेट मंत्री प्रमिला मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, बीजू जनता दल की वरिष्ठ महिला विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद ओडिशा विधानसभा के स्पीकर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा सचिव के पास जाकर उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। जी हां, इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्री उनके साथ मौजूद थे। वे नवीन पटनायक की सरकार में राजस्व मंत्री थी। नामांकन पत्र भरने से पूर्व उन्होंने नवीन निवास जाकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात भी की है। जी हां, बता दें कि बुधवार शाम को बीजेपी की ओर से स्पीकर पद के लिए उनके नाम की घोषणा की गई थी। प्रमिला का इस पद के लिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। यदि ऐसा होता है तो ओडिशा विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधानसभा की अध्यक्ष होगी। जी हां, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव शुक्रवार यानी आज सुबह 9:30 बजे से शुरू है। इससे एक दिन पहले प्रमिला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 11 विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अहम फैसला लिया गया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सरकार अब विश्वविद्यालयों को वैकल्पिक तरीके से वेतन देने पर विचार कर रही है। अब से सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, प्रोफेसरों व कुलपतियों को राजकोष से भुगतान किया जाएगा, जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। जी हां, वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय के खाते से नहीं किया जाएगा। पहले ये वेतन विश्वविद्यालय के अपने खाते में जाता था। सरकार इसमें बदलाव करने जा रही। जी हां, सभी के खातों में राजकोष से सीधे पैसा जमा किया जाएगा। साथ ही सामान्य भविष्य निधि लेन देन को केंद्रित करने का भी विचार है। आपको बता दें कि आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 से डीजल जनरेटर दिल्ली एनसीआर में बंद हो जाएंगे। जी हां, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त हिदायतें जून माह में ही जारी कर दी थी। इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जी हां, ग्रेप पीरियड के दौरान दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह का डीजल जनरेटर नहीं चल पाएगा। पिछले साल जहां केवल इंडस्ट्रियल जनरेटर पर ही बैन लगा था, वहीं इस बार इमरजेंसी सर्विस, फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर रेलवे या मेट्रो या बैंक, कहीं भी डीजल जनरेटर से बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। जी हां, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 3 आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लंबे समय से चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। जी हां, जहां एक और इमरान खान जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहते थे, वहीं पूर्व की शहबाज शरीफ सरकार चुनाव को जैसे भी हो टालना चाहती थी। जी हां, शहबाज का कार्यकाल खत्म होने के बाद जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवरुल हक काकड़ और उनकी कैबिनेट को सत्ता पर केयर टेकर पीएम और कैबिनेट के तौर पर बैठाया गया, तभी से ही चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार किया जा रहा था। जी हां, यहां इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। जी हां, पाकिस्तान की डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होगी। आपको बता दें कि दुनिया भर के राजनीतिक और शासन अध्यक्ष दिल्ली में थे और वे बेहिचक और बेझिझक पूरी दिल्ली में घूमते रहे हैं। जी हां, G20 सम्मेलन में भारत को बेफिक्र बनाया दिल्ली पुलिस, आधे सैनिक बलों और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने। इन सबको भी पीएम मोदी के अनसंग हीरोज माना जाए तो आतिश व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जी हां, इतने शांति से इतना बड़ा योगदान गुजर जाना वाकई काबिले तारीफ था।
अब इस योगदान का कर्ज चुकाने की बारी पीएम नरेंद्र मोदी की है। जी हां, इन तमाम सुरक्षा कर्मियों, आधे सैनिक बलों, खासकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और दूसरी सभी एजेंसियों के कर्मियों को जो भारत मंडपम में तैनात थे, उनको पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को रात्रि भोज पर बुलाया है। जी हां, ऐसी पहल शायद पहली बार की जा रही कि पीएम खुद सुरक्षा बलों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।